आपका है फाइल ऑपरेशन। फाइल इज एन ऑब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ऑब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप से हो रहा है कि फिजिकली या इंटरनली क्या है, इसको यूजर से हाइड करना। यूजर के लिए वो जो भी स्ट्रक्चर हो वो एक सिंपल फाइल है। अब फाइल के ऊपर जो फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं उनमें से 6 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि किसी फाइल के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट किस्म की सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड करता है। क्रिएट, राइट, रीड, रिपोजिशन, डिलीट एंड ट्रंकेट लिस्ट। हम इन सारे 6 के 6 ऑपरेशंस को बारी बारी करके देखेंगे। सबसे पहले क्रिएट अ फाइल। किसी भी फाइल को क्रिएट करने के लिए आपको 2 स्टेप्स रिक्वायर्ड, जरूरी स्टेप्स जो है, मैंडेटरी स्टेप्स होते हैं। पहला ये कि आपने वो स्पेस बतानी है कि कहाँ पे फाइल क्रिएट की जाएगी, क्या स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। स्पेस इन द फाइल सिस्टम मस्ट बी फाउंड फॉर द फाइल। आपकी फाइल के लिए सिस्टम में स्पेस अवेलेबल हो। उसके बाद एंट्री फॉर द न्यू फाइल मस्ट बी मेड इन द डायरेक्टरी। मैंने कहा कि सारी की सारी फाइल्स का रिकॉर्ड आपका डायरेक्टरी में रखा जा रहा होता है। सपोज आप कहते हैं कि ये आपके पास एक लिस्ट मेंटेन हुई हुई है जिसमें हम फाइल्स का डाटा स्टोर कर रहे हैं। सब इसके अंदर आपने 2 इंफॉर्मेशन रखी हुई हैं। अभी के लिए मैं कहता हूँ, आप कहते हैं जी कि फर्स्ट में आप रखते हो फाइल नेम, फर्स्ट कॉलम में फाइल नेम और दूसरे कॉलम में आपका आ जाता है आइडेंटिफाइड नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आपको सबसे पहले ये आपका टेबल है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो भी फाइल नई क्रिएट की जाएगी उसको उसकी एंट्री इस फाइल में होगी। तो 2 काम आपको, 2 स्टेप्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं क्रिएट फाइल के लिए। एक आपकी स्पेस अवेलेबल हो, दूसरा आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में एंट्री उसकी हो। दूसरा ऑपरेशन जो बेसिक ऑपरेशन, राइट एट राइट पॉइंटर लोकेशन। फाइल के अंदर आपका एक पॉइंटर मेंटेन किया जाता है जो कि बताता है कि किस पॉइंट पे आपने डाटा राइट करना है। हम एक सिस्टम का करते हैं जो कि 2 इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करता है, 2 तरह की इंफॉर्मेशन देता है। नेम ऑफ द फाइल एंड द इंफॉर्मेशन टू बी रिटन टू द फाइल। फाइल का नाम क्या है और इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे रखनी है। अब जब आप किसी फाइल का नेम देते हैं तो डेटा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर से उस फाइल का आइडेंटिफाइड ढूंढा जाता है और उस फाइल का पाथ, सपोज अगर आपने वहां से दिया, वो सर्च किया जाता है। System must keep a right pointer to the location in the file where the next write is to take place. फाइल के अंदर आपका एक राइट पॉइंटर है जो कि आपको बताएगा कि जो नई इंफॉर्मेशन आपने फाइल के अंदर किस जगह पे राइट करनी है। इसी तरह से जो अगला आपका बेसिक ऑपरेशन है वो रीड अ फाइल का है। वो यूज अ सिस्टम कॉल जो कि स्पेसिफाई करता है द नेम ऑफ द फाइल एंड वेयर द नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ द फाइल शुड बी पुट। आपको जिस फाइल को रीड करना है उसका नाम चाहिए। ठीक है जी, 2 चीजें यहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड है। एक जिस फाइल को रीड करना है उसका नाम, और दूसरा किस मेमोरी में रीड करके आपने डाटा रखना है। नॉर्मली हम रीड फाइल ऑपरेशंस के अंदर देखते हैं कि हम बफर्स सेट करते हैं पहले जहां पे डाटा रीड किया जाएगा। अब दोबारा से फिर आपकी डायरेक्टरी सर्च की जाती है एसोसिएटेड एंट्री को सर्च करने के लिए, और उसके लिए जैसे यहाँ पे आपके पास राइट पॉइंटर था, जब अगर किसी फाइल में सपोज आपकी ये फाइल है उसमें डाटा रीड किया जा रहा है तो आप एक पॉइंटर मेंटेन करेंगे जो कि रीडिंग पोजीशन को या करंट पोजीशन को बता रहा होगा। Once the read has taken place, the reader point is updated. जब आपने को रीड कर लिया तो आपका रीडर पॉइंट अपडेट हो जाएगा। अब नॉर्मली कोई प्रोसेस या फाइल से रीड कर रहा होगा या फाइल पे राइट कर रहा होगा।
तो उसके लिए पर प्रोसेस आपका करंट फाइल पोजीशन पॉइंटर ही लिया जाता है, जो कि आपको रीड के लिए भी काम करता है और राइट के लिए भी काम करता है। सेम पॉइंटर से आप रीड और राइट का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा आपका जो एट्रीब्यूट है और सॉरी ऑपरेशन है जो फाइल पे परफॉर्म किया जा सकता है वो है रीपोजिशन विद इन द फाइल। द डायरेक्टरी सर्च फॉर द अप्रोप्रिएट एंट्री, और आपका करंट फाइल पोजीशन पॉइंटर जो है वो आपका रीपोजिशन किया जाता है टू ए गिवन वैल्यू। पोजिशनिंग विद इन द फाइल को सीक का ऑपरेशन भी कहा जाता है कि आप करंट फाइल पोजीशन पॉइंटर पे जाते हो और उसको नई वैल्यू असाइन कर देते हो। डेफिनेटली आप किसी एक फाइल में रीपोजिशनिंग कर। आगे आपका डिलीट का ऑपरेशन है। टू डिलीट अ फाइल हम फिर से डायरेक्टरी सर्च करते हैं जो कि आपकी नेम फाइल है। एसोसिएट डायरेक्टरी एंड जो भी फाइल आपने डिलीट करनी है उसकी एसोसिएटेड आपने एंट्री जब देख ली, हम उसको उस फाइल की तमाम तर स्पेस को रिलीव कर देते हैं फाइल स्पेस, ताकि वो दूसरी फाइल से यूज की जा सके और उस फाइल की एंट्री डायरेक्टरी से अरेज कर दी जाती है। अब ट्रंकेट क्या है? सपोज आप चाहते हो कि फाइल एग्जिस्ट करे लेकिन उसके अंदर कंटेंट कोई ना हो। आप कंटेंट अरेज करना चाह रहे हैं किसी फाइल के, लेकिन फाइल का स्ट्रक्चर, फाइल के बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो आप रखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपका ट्रंकेट का फंक्शन है कि आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी अनचेंज रहेगी फाइल की जब आप ट्रंकेट के सिस्टम का यूज करते हो, बजाय इसके कि आपकी फाइल का साइज जो है वो अब कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें डाटा कोई नहीं है। डेफिनेटली आपकी फाइल का साइज कम हो जाएगा। तो ये आपके 6 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि किसी फाइल के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब कुछ और कॉमन ऑपरेशंस हैं। अपेंडिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू द एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल एंड रीनेमिंग द एग्जिस्टिंग फाइल। अब इस तरह के जो प्रिएम्प्टिव ऑपरेशंस हैं कंबाइन किए जा सकते हैं टू परफॉर्म अदर फाइल ऑपरेशंस, यानी कि इन बेसिक ऑपरेशंस को हम कंबाइन करके दूसरे जो आपके बेसिक दूसरे डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस उनको परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि आपने अपेंड करना है, आपने रीनेम करना। सपोज आप अपेंड की बात करते हैं तो हम पहले फाइल को रीड करेंगे, करंट पोजिशनर को जहाँ पे डेटा राइट करना चाह रहे वहां जाके लेके जाएंगे, फिर उसके ऊपर राइट का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे आपके नॉर्मली जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो आपको सारी की सारी फाइल नेम के से आप सारी की सारी डायरेक्टरी को सर्च करते हैं ताकि आप एसोसिएटेड जो एंट्री है उसको सर्च कर सकें। इस कांस्टेंट सर्चिंग को अवॉइड करने के लिए डिफरेंट सिस्टम्स आपके ओपन सिस्टम कॉल यूज करते हैं, यानी कि ओपन की सिस्टम कॉल यूज की जाती है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेबल मेंटेन करता है जिसको ओपन फाइल टेबल हम कहते हैं, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है ओपन फाइल से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे आपको एक ओपन FI की सिस्टम कॉल दिखाई गई है कि आपने फाइल आया ओपन करनी है। सर्च द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑन डिस्क फॉर एंट्री FI एंड मूव द कंटेंट ऑफ एंट्री टू द मेमोरी। आपने स्ट्रक्चर में से FI की जो भी एंट्री है उसको सर्च किया डायरेक्टरी में से और फिर आपने उसको मूव किया मेमोरी में। इसके बाद दूसरी सिस्टम कॉल, जब आपने किसी फाइल पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया तो उसके बाद आपकी दूसरी सिस्टम कॉल क्या है जी? क्लोज की सिस्टम कॉल है। क्लोज की सिस्टम कॉल क्या करती है
कि जो आपकी ओपन फाइल है उसको क्लोज कर दिया जाता है ताकि दोबारा ये वाली मेमोरी में स्पेस दूसरी की फाइल कर लिया जा सके। मूव द कंटेंट ऑफ एंट्री fi इन मेमोरी टू डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑन द डिस्क। तो मेमोरी में होती है उसको डिस्क में भेज दिया जाता है। तो कोई भी बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले आपको ओपन की सिस्टम का मस्ट देना पड़ती है। अब सेवरल पीसेस ऑफ डाटा आर नीडेड टू मैनेज ओपन फाइल्स। अब डिफरेंट किस्म के आपके ओपन फाइल्स से रिलेटेड जो डाटा है उसको मैनेज करना, तो इसके लिए आपका क्या है, ओपन फाइल टेबल। जो भी फाइल ओपन होगी उसकी एंट्री आपकी ओपन फाइल टेबल में जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास दो किस्म के ओपन फाइल टेबल हो सकते हैं, पर प्रोसेस और सिस्टम वाइड। दो किस्म के आपके ओपन फाइल टेबल सिस्टम मेंटेन करता है। एक आपका है पर प्रोसेस टेबल और एक आपका सिस्टम वाइड टेबल। नॉर्मली आपके किसी एक पर्टिकुलर फाइल को एक से ज्यादा प्रोसेसेस एक्सेस कर सकते हैं। सपोज आपने एक से ज्यादा एप्लीकेशन रन की हुई है, जो कि आपके पास ये एक फाइल है, इसको डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस एक्सेस कर सकते हैं। अब हर प्रोसेस के पास एक अपना टेबल होगा। सपोज आप कहने के पर प्रोसेस ओपन टेबल, जिसमें इस प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा कि इसने कौन कौन सी फाइल को ओपन किया हुआ है। ठीक है जी। एक आपका सिस्टम वाइड टेबल होगा जो कि इस प्रोसेस को आगे मैप करेगा सिस्टम लेवल पे आपके कितने प्रोसेसेस ओपन हुए हुए हैं। सपोज हम कहते हैं कि ये आपका सिस्टम वाइड टेबल है। ठीक है जी। इस प्रोसेस ने इस फाइल को ओपन किया, इसके अपने लोकल इंफॉर्मेशन में भी आ गया जिसको हमने पर प्रोसेस टेबल कहा है, और यहां से इंफॉर्मेशन आपकी मैप हुई सिस्टम वाइड टेबल में। ठीक है जी। तो इस तरह से दो किस्म के टेबल मेंटेन किए जा रहे होते हैं। वो इसलिए कि अगर एक फाइल एक से ज्यादा प्रोसेसेस एक्सेस कर रहे हों तो उसका सिस्टम को भी पता हो, सिस्टम लेवल पे ओपन फाइल हो। ओपन फाइल अगर अवेलेबल है तो उसको दोबारा से नहीं किया जाए, ओपन की सिस्टम फाइल नहीं दी जाएगी। लेकिन इसके लिए यहाँ पे आपके पास एक काउंटर जरूर मेंटेन किया जाता है कि जैसे जैसे सपोज आप कहते हैं जी यहाँ पे एक आपका काउंटर है सी के नाम से। ठीक है जी। अगर सपोज पहला प्रोसेस इसको ओपन करता है तो आप इसको काउंटर को 1 कर देते हो, फिर दूसरा प्रोसेस इसको एक्सेस करता है तो आप इसको 2 कर देते हो, फिर तीसरा प्रोसेस इसको ओपन करने करता है तो आप 3 कर देते हो इस काउंटर को। यानी कि ये रिकॉर्ड मेंटेन रखना है कि कितने प्रोसेस ने अभी ये फाइल ओपन की हुई है, कितनी एप्लीकेशन ने ये फाइल ओपन की है। Counter of number of times a file is opened to allow removal of data from open file table when last process closes it. क्योंकि हम कहते हैं कि जब भी कोई प्रोसेस फाइल्स को क्लोज करता है तो डेफिनेटली ये आपके प्रोसेस टेबल से फाइल निकल जाएगी। लेकिन अगर ज्यादा प्रोसेसेस ने ओपन किया हुआ तो हमारा ये काउंटर 3 पे जो है वो बताएगा कि अभी ये आपने ओपन प्रोसेस टेबल से ये फाइल नहीं निकाली। डेफिनेटली जब कोई पहला प्रोसेस किसी एक ने इसको क्लोज किया तो इसकी ओपन काउंटर की वैल्यू डिक्रीज होकर 2 हो जाएगी, फिर दूसरे ने इसको क्लोज किया तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होकर 1 हो जाएगी, फिर तीसरे ने भी अगर इसको क्लोज किया तो इसकी वैल्यू काउंटर की 0 हो जाएगी। तो ये चेक किया जाए कि अगर आपके फाइल ओपन काउंटर की वैल्यू 0 है तो तब आप कहते हो कि इसको अब आप ओपन प्रोसेस ओपन फाइल टेबल से निकाल दो। अब यहाँ पे आपके एक्सेस राइट्स हैं, ये भी आपके पर प्रोसेस एक्सेस मोड इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड किए जाते हैं। जो आपका पर प्रोसेस टेबल है उसमें आपके एक्सेस राइट्स को बताया जाता है। जी नेक्स्ट हम देखते हैं
ओपन फाइल लॉकिंग, क्या आप फाइल को लॉक कैसे कर सकते हैं। दूसरा, हमने फाइल लॉकिंग पहले पढ़ चुके हैं कि लॉक्स, रीड राइट लॉक्स पढ़ चुके हैं कि जब एक प्रोसेस आपका राइट कर रहा हो, दूसरा कोई रीड ना कर रहा हो। लेकिन ये हमने एक शेयर कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि जब दो से ज्यादा, ये एक से ज्यादा प्रोसेस रीड करना चाहें तो वो अलाउ करें हम, क्योंकि रीड करने में कोई इशू नहीं है। लेकिन जब कोई एक राइट कर रहा है तो कोई दूसरा रीड ना कर सके, जब एक कोई राइट कर रहा हो तो दूसरा राइट भी ना कर सके। ठीक है जी। तो ओपन फाइल लॉकिंग का आपका जो कॉन्सेप्ट है, सम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल सिस्टम सिमिलर टू रीड राइटर लॉक्स, शेयर लॉक सिमिलर टू रीडर लॉक। जिस तरह से हमने रीडर लॉक पढ़ा कि आपका to a reader log in that several process can acquire the log concurrently, एक से ज्यादा आपके प्रोसेस जो है वो लॉक कर सकते हैं। सपोज आप कहते हैं जी कि प्रोसेस P1, अगर इसी डायग्राम को हम देखें तो आप कहते हैं जी प्रोसेस P1 रीड करना चाह रहा है किसी फाइल के ऊपर, P1 प्रोसेस रीड करना चाह रहा है फाइल के ऊपर, तो ये आपका क्या है, रीड लॉग या शेयर्ड लॉग एक्वायर कर लेगा। फिर दूसरा कोई और प्रोसेस इसको रीड करना चाह रहा है, वो भी इसको एक्वायर कर लेगा। फिर तीसरा प्रोसेस इसको रीड करना चाह रहा है, वो भी लॉग एक्वायर कर लेगा। अब जब तक ये तीनों प्रोसेस रीडिंग का फंक्शन खत्म नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका लॉक जो है वो रिलीज नहीं होगा। मींस कि ना आप इस पे कोई दूसरा राइट नहीं कर सकता। दूसरा आपका कॉन्सेप्ट एक्सक्लूसिव लॉक, सिमिलर टू द राइटर लॉक। जिस तरह से राइटर लॉक है कि एक जब प्रोसेस, इसके अगेंस्ट अगर हम देखें राइटर लॉक, तो अगर प्रोसेस P1 आ गया और उसने लॉक एक्वायर कर लिया, अब ये वाला लॉक राइटर लॉक और दूसरा कोई प्रोसेस एक्वायर नहीं कर सकता। जब वो आपका ये लॉक छोड़ेगा तो फिर दूसरा कोई लॉक उसको एक्वायर कर सकता है, दूसरा प्रोसेस उस लॉक को एक्वायर कर सकता है। इसके बाद आपकी जो लॉकिंग है वो दो तरह की हो सकती है, मैंडेटरी और एडवाइजरी। Access is denied depending on the logs. ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लॉक करेगा अगर किसी प्रोसेस ने एक्सक्लूसिव लॉक आपका एक्वायर कर लिया है, ये मैंडेटरी लॉक की बात कर रहा हूं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी दूसरे प्रोसेस को इस फाइल को एक्सेस नहीं करने देगा। सपोज a process acquire an exclusive lock on the file system.log। एक फाइल है जिसको किसी एक प्रोसेस ने एक्वायर किया हुआ है। If we attempt to open system.log from another process, suppose आपका कोई दूसरा प्रोसेस टेक्स्ट एडिटर है जो किसी फाइल को एक्सेस करना चाह रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी एक्सेस को प्रिवेंट करेगा जब तक कि आपका एक्सक्लूसिव लॉक रिलीज नहीं कर दिया जाता। दूसरी आपका, अगर आपका लॉक एडवाइजरी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम विल नॉट प्रिवेंट द टेक्स्ट एडिटर फ्रॉम एक्वायरिंग एक्सेस टू द system.log। ठीक है, आपको दूसरा प्रोसेस जो भी इस system.log की फाइल को एक्सेस करना चाह रहा है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका क्या है, प्रिवेंट नहीं करेगा। स्टेटस ऑफ लॉक्स एंड डिसाइड व्हाट टू डू। प्रोसेस कैन फाइंड स्टेटस ऑफ लॉक्स, वो कहेगा कि लॉक एक्वायर किया हुआ है। अब ये प्रोग्रामर पे है कि वो किस तरह से प्रोग्राम करता है कि दूसरा जो कि प्रोसेस आता है उसको एक्सेस देता है या नहीं देता। यहाँ पे एडवाइजरी है, पहले केस में आपका मैंडेटरी है। नेक्स्ट आपका एक फाइल टाइप्स का दिखाया गया है कि फाइल की आपकी डिफरेंट किस्म की टाइप्स हो सकती हैं। कोई भी जो टाइप है वो उसका क्या बताती है, स्ट्रक्चर बताती है फाइल का। ऑपरेटिंग सिस्टम शुड रिकॉग्नाइज एंड सपोर्ट फाइल टाइप्स। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक कुछ फाइल टाइप्स को रिकॉग्नाइज करता है तो फिर आपको उन्हीं फाइल टाइप्स के ऊपर एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता है जो कि फाइल टाइप्स के जिनको सपोर्ट करता है। सपोज
जो आपकी कॉमन टेक्निक है फॉर इम्प्लीमेंटिंग फाइल टाइप इज टू इंक्लूड द टाइप एज पार्ट ऑफ द फाइल नेम। आप नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम में देखते हैं कि आपकी डिफरेंट किस्म के सिस्टम में देखते हैं कि फाइल के नाम के साथ ही एक्सटेंशन दी जाती है। अब वो एक्सटेंशन आपको क्या बता रही होती है, उस फाइल की टाइप बता रही होती है। फाइल की टाइप बताने से मुराद ये है कि उस फाइल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें डाटा कैसा है, उसमें डाटा का फॉर्मेट क्या है। यहाँ पे कुछ फाइल टाइप्स की आपको एग्जांपल शो करवाई गई हैं, जैसे कि वो कहता है एग्जीक्यूटेबल exifile.com.bin, ऑब्जेक्ट फाइल obj, सोर्स कोड .c, .cc, .java, ESASM असेंबली की फाइल आप समझते हैं, बैच .net, और इस तरह से डिफरेंट किस्म के फाइल नेम के साथ एक्सटेंशन बताई जाती हैं, जो कि एक्सटेंशन उस फाइल की टाइप बता रही होती है। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है आपका फाइल स्ट्रक्चर। आपकी जो फाइल टाइप्स हैं can be used to indicate the internal structure of the files. Source and object file have structures that match the expectation of the program that read them. Certain file must conform to a required structure that is understood by the operating system. Suppose the operating system requires that an executable file have a specific structure so that it can determine where in memory to load the file and what the location of the first instruction is. क्या आपके पास जितनी भी फाइल्स की टाइप्स हैं उसी हिसाब के आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आपकी इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सी फाइल किस फॉर्मेट में कहां पे स्टोर करनी है। System support multiple file structure. The resulting size of the operating system is cumbersome. क्या आपके लिए ये डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बर्डन है कि अगर आप डिफरेंट किस्म की फाइल स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है। यहाँ पे मिसाल दी गई कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके 5 डिफरेंट फाइल स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है तो उसको 5 तरह के डिफरेंट कोड्स रिक्वायर्ड होंगे इस फाइल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए। Some operating system impose a minimal number of file structure. This approach has been adopted in the Unix, Windows and others. वो क्या है जी कि आप डेटा को 8 बिट का एक बाइट लो। Unix consider each file to be a sequence of 8 bit bytes. No interruption of these bits is made by the operating system. Maximum आपको इसमें मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज रिड्यूस हो गया, आपको डिफरेंट टाइप्स के लिए डिफरेंट किस्म की कोड्स नहीं लिखना पड़ रहे। लेकिन याद रखिएगा कि ये आपकी फिजिकल बात हो रही है कि फिजिकल डाटा आपका किस तरह से स्टोर हो। नेक्स्ट आपका इंटरनल फाइल स्ट्रक्चर है। इंटरनली लोकेटिंग एन ऑफसेट विद इन अ फाइल कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। आप कोई एक फाइल का आइडेंटिटी देते हैं, फिर उसके बाद एक ऑफसेट देते हैं कि ये वाली आपका जो कंटेंट है ये किस एड्रेस पे होगा। दिस सिस्टम टिपिकली हैव ए वेल डिफाइंड ब्लॉक साइज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ अ सेक्टर। आपके फिजिकली जो डिस्क है, जो स्टोरेज है, जो सेकेंडरी स्टोरेज है, वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, फिक्स साइज के ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। उन ब्लॉक्स के अंदर आपका डाटा स्टोर किया जा सकता है। I/O is performed in units of 1 block and all blocks are the same size. It is unlikely that the physical record size will exactly match the length of the desired logical record. जो भी आपका लॉजिकल रिकॉर्ड है, जो कि हमने पहले भी एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पढ़ चुके हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे लॉजिकल जो रिकॉर्ड है वो एग्जैक्ट फिजिकल ब्लॉक के साइज के से मैच कर रहा हो। Unix operating system define IL files to be simply streams of the bytes. आपका यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं कि आपकी सारी की सारी फाइल्स आपकी स्ट्रीम्स हैं बाइट्स की। अब हर बाइट इंडिविजुअली एड्रेसेबल बाइट्स ऑफसेट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। हर बाइट आपकी फाइल के, मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ
कि आपके बिगनिंग एड्रेस से आपको ऑफसेट से बताया जाता है कि कौन सा बाइट किस ऑफसेट पे पड़ा हुआ। अब यहाँ पे वही डिस्क के अंदर फ्रेगमेंटेशन की भी बात की जा रही है, फाइल के स्ट्रक्चर को बयान करते हुए कि आपकी डिस्क स्पेस इज ऑलवेज एलोकेटेड इन ब्लॉक्स। सम पोर्शन ऑफ द लास्ट ब्लॉक ऑफ द ईच फाइल इज जनरली वेस्टेड, जिसको हमने इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के केस में पढ़ा पहले भी। इफ ईच ब्लॉक वर 512 bytes for example, then a file of 1949 bytes would be allocated 4 blocks, 2048. The last 99 bytes would be wasted. ठीक है, तो उस तरह से आपके जो 99 ब्लॉक्स होंगे वो वेस्ट हो जाएंगे, जिसको हमने इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहा मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ते हुए।